कैसे शुरू हुई आप दोनों की लव स्टोरी? रात में मैंने तकरीबन 3-3:15 बजे रात में मैंने ये बात कहा, मैं आपके लिए रिक्शे पे बैठा हूँ। उनको अपनी जीवन साथी बेबी नहीं चाहिए थी, देवी चाहिए थी। तो जब आपकी शादी हो जाएगी या पुनीत वशिष्ठ अपने आगे खान जोड़ेंगे? मैं इलाही खान तो उड़ाकर फेंकने वाली हूँ। अब तो नाजिया पुनीत वशिष्ठ ही चलेगा। योगी जी आएंगे? वही कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप कार्ड नहीं देंगी? मैं अपना कार्ड बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ममता दीदी को कार्ड आप नहीं दे रही? तृणमूल कांग्रेस के पूर्व एक विधायक हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट फोन करके मुझे धमकी दिया है, अब बताएंगे तेरा क्या हाल होता है। किसी मौलाना को भी आप अपनी शादी में बुलाएंगे? किसी? मैं जूता के नीचे रखती हूँ। तो आप नमाज पढ़ती हैं या भगवान शिव की पूजा करती हैं? हिजाब तो आप भी पहनती होंगी कभी? हिजाब से और भी कुछ चीजों का फायदा होता है। अब ओयो रूम में जा रही है। बेवकूफ और ये जो आप कह रही हैं समझदार मुसलमानों में क्या अंतर है? और जो सुनकर बेवकूफ मुसलमान है। हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसे जिहाद कह दिया जाता है। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? एक हिंदू लड़की जब मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वो फ्रिज में पाई जाती है। चाचा मामा नाना सबके सामने सलवार खोल लो। इस्लाम में ये भी है, इमीडिएट वाइफ को तलाक देकर के बेटी से निकाह करो। सगी बेटी से यहाँ निकाह हो जाता है इस्लाम में। पुनीत जी इतने अच्छे कलाकार हैं और सिर्फ इसलिए उनको बॉयकॉट करवाया गया क्योंकि वो करण जौहर के लस्ट को पूरा नहीं कर पाए। भारत का मुसलमान और अरब के मुसलमान, इन दोनों में क्या फर्क है? हमेशा से बॉलीवुड वालों ने इस्लाम के परचम को लहराने की पूरी कोशिश की है और सनातन को डिफेम और मलाइन करने की पूरी कोशिश की है। इस्लाम में देखा है कि पुरुषों का खतना किया जाता है, महिलाओं के साथ भी क्या कुछ ऐसा होता है? आपकी शादी, पहली शादी कब हुई? तो 1 महीना 26 दिन में ही मैं विडो हो गई थी और दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई बच्चा तो मुझे पैदा करना है। कभी डर नहीं लगता आपको सर? मुझे मरने से डर नहीं लगता है। वो रेप के बाद अगर मैं जिंदा रह गई तो मतलब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, नुपुर शर्मा और नाज़िया इलाही खान में कोई फर्क? कि नाजिया की मॉब लिंचिंग हुई। नाजिया के शरीर पर ब्लेड के 8 निशान, एसिड अटैक के निशान मेरे पास है। गाड़ियां मेरी टूटती हैं, गोलियां मेरे ऊपर चलती हैं। पूरे देश की किसी एक सीट से चुनाव लड़ना है तो कौन सी सीट चुनेंगे आप? आखिरी इलेक्शन मोदी जी की मां को गाली दी गई। हाँ? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वैसे ही कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन एक महिला ऐसी है कि जो इतना बोलती हैं कि भाई मौलानाओं की पतलून गीली हो जाती है। लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया पर अपने बयानों से ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा में है कि उनकी शादी होने जा रही है। हमारे साथ नाज़िया इलाही खान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हर हर पॉडकास्ट में। महादेव। आपने शुरुआत हर हर महादेव के साथ की है जी। सबसे पहले आपकी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं नाज़िया? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी। 6 दिसंबर एंगेजमेंट है। ओके। अब लोग इस पर भी कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल डेट नाजिया ने चूज कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 6 दिसंबर क्योंकि मुस्लिम्स ब्लैक डे मनाते हैं बाबरी मस्जिद के टूटने पर, और मुझे लगता है कि वो कभी बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। और बाबरी मस्जिद के ढांचे को जब देखा जाता है और उस वक्त के लोग अगर कुरान पर हाथ रख कर के कसम खा कर के कहें कि बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, वहाँ पर झाड़ू पोछा और सफाई करने के लिए जाते थे, तो नहीं, मुझे लगता है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को ठीक वैसे ही तलाक दिया था जैसे बीवी से रूठ करके मुस्लिम अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। लेकिन क्योंकि उनको छाती पीटनी थी, उनको मातम करना था, उनको मातम दिखाना था, इसलिए उन्होंने ये सब एक्ट किया था और आज भी ब्लैक डे मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा समझाने का कि 6 दिसंबर कोई ब्लैक डे नहीं है, बल्कि नाजिया की सगाई की खुशी का दिन है। तो आप सगाई कहाँ करने जा रही हैं? सगाई वहीं होगी, अयोध्या राम मंदिर में होगी सगाई। क्या बात है। जी। और शादी की प्लानिंग भी वहीं पर है? नहीं, शादी वृंदावन में। बहुत सोच समझ के आपने वेन्यू डिसाइड किया दोनों। एक्चुअली मैं संतों और महंतों के आशीर्वाद से आज तक बची हुई हूँ।
और मुझे लगता है कि जो डेट और जो स्थान वो बताते हैं वो मेरे लिए और मेरी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए स्थान तो मंदिर ही रहेगा, ये तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। मुझे तो कोई लैविश किसी 5 स्टार होटल में या कोई बिग फैट वेडिंग, इन सब चीज़ों में मुझे कभी रुचि रही नहीं है। और पुनीत जी भी बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, उन्हें भी मंदिर में ही करना है। क्यों डिसाइड किया आपने कि ये मंदिर में करना है शादी? और दूसरी बात ये है कि शादी किस तरीके की होगी? हमने कई शादियां देखी हैं, लेकिन नाज़िया इलाही खान की शादी किस तरीके की होगी? देखिए, मंदिर से ज़्यादा पवित्र तो कोई जगह नहीं हो सकती और ज़िंदगी की नई शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। और प्रीवियस जो मेरी शादी थी उसमें मैं बहुत कम उम्र में मैं विडो हो गई थी और बहुत ही दर्दनाक घटना से मैं गुजरी थी। तो मुझे लगता है कि निकाह करके, कॉन्ट्रैक्ट करके मैं अपने जीवन को एक बार बर्बाद कर चुकी हूँ। तो दूसरी बार जब मैंने ये निर्णय लिया है और इतना खूबसूरत डिसीजन लिया है, तो मंदिर से ज़्यादा पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए एंगेजमेंट भी मंदिर के परिसर में होगा और 7 फेरे भी मंदिर के परिसर में ही होंगे। आपकी शादी पुनीत वशिष्ठ से होने वाली है, जी जी जी, जो एक बॉलीवुड के एक्टर हैं। जी जी। कैसे शुरू हुई आप दोनों की लव स्टोरी? देखिए, सावन के महीने में, और क्योंकि मैं भी मानती हूँ और वो तो व्रत वगैरह रखते हैं मंडे का, और जल अभिषेक सबको पता है कि सावन के महीने में पूरा महीना मैं जल अभिषेक करती हूँ। और जल अभिषेक के लिए तो मैं खांडवा भी मुझे बुलाया गया था और कावड़ यात्रा भी मैंने 6 किलोमीटर बेयरफुट किया। अच्छा। और उसके बाद महादेव की कृपा रही, अचानक से प्रकट हो गए पुनीत जी मेरी ज़िंदगी में। और उन्होंने क्या कहा कि भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं हमें इजाज़त देती है। तो फिर मैंने कहा चलिए तो फिर शादी करते हैं। तो बस ऐसे ही प्रपोजल हुआ। किसने किया प्रपोज, आपने? दोनों ने एक साथ ही बोला एक दूसरे को, क्योंकि जिस हिसाब से ट्यूनिंग हो रही थी, जिस हिसाब से एक इन्फैचुएशन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसके बाद फिर एक डिसीजन तो लेना ही था। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिसीजन हम दोनों ही नहीं लेना चाहते थे, तो सोचा कि पति पत्नी का डिसीजन लेते हैं। नाज़िया इलाही खान 5-5 घंटे फोन पर बात कर रही थी। नाज़िया इलाही खान बात करना ही स्टार्ट करती थी 1 बजे, रात में 1-1:30 बजे बात होती थी और सुबह के 5-5 बजे तक बात होती थी। तो आप पहले से जानती थी उन्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर? वो मुझे 3.5 साल से 4 साल से फॉलो कर रहे थे। अच्छा। और अब मेरे रील्स को, मेरे स्टेटमेंट को, मेरे इंटरव्यूज़ को वो अपने स्टेटस पर डालते थे, वो अपने इंस्टा स्टोरी पर डालते थे, वो मुझे फॉलो करते थे। फिर उन्होंने ही किसी रिपोर्टर से ही, किसी न्यूज़ एंकर से ही उन्होंने मेरा नंबर लिया और ले करके फिर मुझे मैसेज किया उन्होंने। पर मैं बिज़ी थी, मैं उस वक्त बेंगलुरु के द पार्क में थी, वहाँ पर मेरी सभाएं हो रही थी, तो मैं रेडी हो रही थी। उनका मैसेज आया जब पहली बार, तो मैंने कहा कि आई एम वेरी बिजी, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं कॉल करती हूँ। उसके बाद मैं भूल गई और फिर उनका एक वॉइस नोट आया, तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो हमारी बात हुई। और जब बात हुई तो बस बात शादी तक पहुँच गई। कमाल की बात है। तो आपके घर पर सब राजी हैं शादी को लेकर? ऑब्वियसली मेरे परिवार में, मेरे अम्मा अब्बा ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि तुम अगर हिंदू से करना चाहती हो तो कोई भी अगर हिंदू लड़का तुमको अच्छा जीवन साथी मिलता है तो बिल्कुल तुम कर सकती हो और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आपके पतिदेव आपके लिए 4 साल से इधर उधर आपकी हर जगह सोशल मीडिया पर आपको फॉलो कर रहे थे। अमूमन हम देखते हैं कि बॉलीवुड एक्टर और बाकी लोगों को फॉलो किया जाता है, लेकिन नाज़िया वैसे ही ये अपने आप में एक बड़ा नाम है। वो एक लाइन कहते हैं कि उनको अपनी जीवन साथी बेबी नहीं चाहिए थी, देवी चाहिए थी। क्या बात तो है। उनको मेरे अंदर बेबी नहीं मिली, देवी मिली। और मैं हमेशा भारतीय संस्कृति को लेकर चली हूँ, हालांकि मेरे जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा विदेश में गुजरा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को कभी अपने से जाने नहीं दिया। और मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, मैं चिल करूं, मैं पब में नाचूं, मैं रिवीलिंग कपड़े पहनूं तो कोई लड़का
मुझसे अट्रैक्ट होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपने आप में बहुत गौरव फील करती हूँ जब मैं साड़ी पहनती हूँ, जब मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, जब मैं बिंदी लगाती हूँ। तो मैंने हमेशा सोचा हुआ था कि अगर कोई मुझे पसंद करेगा तो मेरे इसी वेशभूषा में ही पसंद करना है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं माइक्रो मिनी टिनी में और मैं क्लेविश दिखा करके और मैं बैक दिखा करके मैं लड़कों को अट्रैक्ट करूं और कोई मुझसे अट्रैक्ट हो जाए, तो वो सब बेसिकली बहुत फेक होता है। वो करना भी नहीं चाहिए। आप जिस्म दिखा करके जीवन साथी ढूंढेंगी, ये कैसा रिश्ता है? तो उनको देवी मिली, उनको बेबी नहीं चाहिए थी। तो पवित्र रिश्ता, उनका भी बिहेवियर आपकी तरह है? इवन मुझसे ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक हैं, मुझसे ज़्यादा। सुबह उठ करके 1 घंटे ध्यान पे बैठते हैं, फिर मुझे सुरक्षा कवच पहनाते हैं जब साथ होते हैं हम। तो मुझसे ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक है। तो आप नमाज पढ़ती हैं या भगवान शिव की पूजा करती हैं? मैं 2023 तक तो नमाज का बहुत बड़ा कीड़ा था मेरे ऊपर। मतलब बिना नमाज के मेरे जितने भी चैम्बर्स हैं उसमें मुसल्ला जा नमाज रखा रहता था कि मेरी नमाज ख़ज़ा नहीं होनी चाहिए। पर एक दिन रात में मैं सोच रही थी कुछ कि हम कितने खुल पढ़ते हैं, चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इतने बड़े बड़े जजमेंट देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर आती हूँ, और वो भी संविधान के द्वारा लेकर आती हूँ, संविधान की मदद से लेकर आती हूँ। एवरी डे कैलकाटा हाई कोर्ट जाऊँ, जबलपुर हाई कोर्ट जाऊँ, दिल्ली हाई कोर्ट जाऊँ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, तो मेरे हाथ में संविधान होता है। और नमाज में कुलिया अय्युहल काफिरून होता है। मतलब हिंदुओं को हम काफिर बोल रहे हैं 24 घंटे में 5 बार। मैंने उसी रात से अपने आप से ये वायदा किया कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी। तो 2023 जुलाई में, मैंने शायद जुलाई या जून में मैंने लास्ट नमाज पढ़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और तब से लेकर अब तक और मरते दम तक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि मैं जिस देश में रह रही हूँ वहाँ के संविधान का वायलेशन इसलिए करो कि मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे इस्लाम फॉलो करना है। तो इस्लाम फॉलो करने के चक्कर में मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दिन भर में 5 बार नहीं दे सकती हूँ। तो आप 2023 से ही आप भगवान शिव की पूजा कर रही हैं? नहीं, भगवान महादेव जी की पूजा मैं आई थिंक 2011 से कर रही हूँ। और जब मैं टीएमसी में थी तो तृणमूल कांग्रेस में मैंने ममता दीदी के साथ महादेव की पूजा की है। अच्छा जी, हनुमान जी की पूजा अगर आप प्रीवियस मेरे गूगल पे सर्च करेंगे तो मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, मैं आरती उतार रही हूँ, मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ, मैं महादेव जी की पूजा कर रही हूँ, जल अभिषेक कर रही हूँ। तो मैं 2011 से ही कर रही थी। पता नहीं, जब मैं तृणमूल में थी तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता था पूजा करने में, लेकिन जैसे ही मैं भाजपा में आई मुसलमानों को बुरा लगने लगा। तो ये कंसेप्ट मुझे मुसलमानों का समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप ये सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि एक महिला के तौर पर जब आपने बिंदी लगानी शुरू की, जब आपने हाथों में रुद्राक्ष कलावा बांधना शुरू किया, तो कभी इन सब चीज़ों को लेकर डर नहीं लगा? कभी क्या शुरुआत में जब आप आई, मतलब आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो उस वक्त किस तरीके की स्थिति थी? मुझे बचपन से ही पायल और बिंदी का बहुत शौक था, बहुत शौक था। और क्योंकि मेरे फादर, मेरे अब्बा बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि क्या बार बार पायल पहन लेती है, क्या बार बार पायल पहन लेती है। और फ्रॉक पहनी रहती थी लेकिन बिंदी लगा लेती थी। तो ये बचपन से ही एक संस्कृति को लेकर के एक अटैचमेंट था मेरे अंदर। और अगर बहुत छोटे की आप मेरी 10 साल की 11 साल की अगर पिक्चर्स आप मेरी देखिएगा तो उसमें पायल पहनी हुई हूँ मैं। कम से कम 1000 पिक्चर्स ऐसी है जिसमें मैं पायल पहनी हुई हूँ। तो मेरी नानी अम्मी कहती थी कि अगर ठीक है, इसको इतना ही पायल पसंद है तो वो घुंघरू वाला नहीं दिला करके जो प्लेन वाला होता है वो पहना दो। दूसरा कि मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रही हूँ। संविधान से बाहर जा करके या संविधान के परे जा करके तो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। इस्लाम के खिलाफ तो जा रही हैं? नहीं, इस्लाम अगर मुझे इस भारत की संस्कृति को फॉलो करने से मना करता है तो मैं इस्लाम नहीं मानने को तैयार हूँ, नहीं मानने को तैयार हूँ। इनसाइड द कोर्ट रूम जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे क्योंकि वो फुल स्लीव्स का शर्ट होता है तो ये रुद्राक्ष ऊपर से दिखता है, पर मुझे किसी भी जज ने नहीं कहा कि तुम ये क्यों पहन करके आई हो। और अगर किसी जज ने ये जुर्रत कर ली और मुझे टोक दिया
तो फिर जितनी भी मुसलमान महिलाएं जज हैं जो हिजाब पहन करके जज के चेयर पर बैठती हैं, फिर मैं बताऊंगी कि वो हिजाब कैसे उतारा जाता है। तो हिजाब तो आप भी पहनती होंगी कभी? कभी नहीं पहना, मेरी नानी ने नहीं पहना, मेरी दादी ने नहीं पहना, मेरी अम्मा नहीं पहनती हैं हिजाब। जैसे मैं हूँ वैसे मेरी अम्मा रहती हैं, जैसे मैं हूँ वैसे मेरी दादी रहती हैं। हमारे घर में कभी नहीं हिजाब का कोई चलन रहा ही नहीं, बिकॉज देखिए हिजाब है ही नहीं इस्लाम का पार्ट। हम जब मुगल पीरियड को देखते हैं तो हमने नहीं देखा कि शाहजहां की वाइफ ने, मुमताज ने, जहां आरा ने या किसी और ने, बाबर की बीवी ने, अकबर की बीवी ने, जहांगीर की बीवी ने, औरंगजेब की बीवी ने हिजाब पहना हुआ है। हमने तो नहीं देखा क्षेत्र में। हम तो बिल्कुल में वो तो गरारा और शरारा में ही हम देखते थे। अब आ जाते हैं ज़ैनब अलैहिस्सलाम, आयशा, बीबी आयशा की तरफ और सूदा की तरफ, तो कुरान में उनका भी जिक्र नहीं है कि वो हिजाब पहनती थी, बोरखा पहनती थी, अबाया पहनती थी, नकाब पहनती थी, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती का डिक्टेटरशिप मुस्लिम पुरुष जो है वो चलाते हैं ताकि हिजाब में रहेगी तो अपनी मन एक कंट्रोल हो जाता है ना। हिजाब कंट्रोल कर देता है। अब मुझे आज सलवार जंपर पहनने का मन है, अब मैं इस पर हिजाब पहन लूँ। और बेसिकली ये हिजाब से और भी कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है। अब अब्बा बगल से गुजर रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ बाइक में चल रहे हैं, अब्बा पहचान भी नहीं रहे हैं। अब्बा नीचे बैठे हैं, ऊपर बेटी ओयो रूम में जा रही है, अब्बा पहचाने भी नहीं कि किस लौंडे के साथ जा रही है ओयो रूम में, हिजाब में। अब पेड़ बेड़ के आगे पीछे चुम्मा चाटी हो रहा है, अब्बा सामने से गुजर गए, अब्बा को पता ही नहीं है कि कौन है, मेरी ही बेटी है जो चुम्मा चाटी कर रही है। अब हिजाब से में देखिए, आप मोहम्मद अली रोड जाइए या आप इधर ओखला शाहीन बाग बाजार चले जाइए या जामा मस्जिद चले जाइए, आप अगर 4-5 घंटे रुकिएगा तो आपको एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी। जो ठेला वेला जो लगाता है या दुकान बाहर में जो दुकानें लगाता है, वो चीखता है कि बोरखे वाली ने चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, ये देखो चोरनी भाग रही है, चोरनी भाग रही है। तो ये सब होता है। हिजाब से कुछ फायदा तो है, लेकिन उनका है जिनको ओयो जाना है, जिनको लौंडेबाजी करनी है, जिनको हिजाब के अंदर हाथ डलवाना है। तो इन महिलाओं के लिए हिजाब अच्छा है। जिनको ये सब ठड़कबाजियां करनी है, चोरी चमारी करनी है, उनके लिए ठीक है। हिजाब कोई इस्लाम का पार्ट नहीं है। हिजाब का एक फायदा और है, सलीम सुलेमा बन के वोट की लाइन में खड़ी होती है और वोट डाल जाती है। एग्जैक्टली। वो पता ही नहीं चलता भाई कि हिजाब में कौन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी शादी की भी अब बातें हो रही हैं, आप 6 तारीख को एंगेजमेंट की बात है, शादी की डेट फाइनल हो गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी कुंडली देखी जा रही है। हमारे 29 गुण मिल रहे हैं। लेकिन शादी के कार्ड वगैरह तो छपने शुरू हो गए होंगे? नहीं, अभी तो एंगेजमेंट के कार्ड का डिजाइन जो है वो 3-4 दिन के बाद आने वाला है। किसे किसे इनविटेशन दे रही हैं आप? आपको तो बिल्कुल दे रही हूँ। वो वैसे बंधुओं को दे रही हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक इंटरव्यू में पुनीत जी ने कहा है कि वो देंगे, तो मैंने कहा ठीक है, आपके मेहमान बनकर आएंगे, क्योंकि वो आपके मेहमान होंगे तो मैं सम्मान दे दूंगी, अदरवाइज मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप कार्ड नहीं देंगी? मैं तो नहीं दूंगी, बिकॉज मैं अपना कार्ड बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ किसी ऐसे व्यक्ति पर जो रजाकारी रहा है, जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के साथ खेला है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, जिसने मुसलमानों को बर्बाद किया है अपनी सियासत को ब्राइट और शाइन करने के लिए। और जो मुसलमान उसके आगे पीछे डोलते हैं, घूमते हैं और नारे तकबीर का नारा बुलंद करते हैं उसके लिए, उनकी रिहाइश में और उनके रहने सहने में और अवैसी के बच्चों के रहने सहने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है कि असदुद्दीन अवैसी की बेटी का जब एंगेजमेंट हुआ था तो उस एंगेजमेंट में कम से कम भी तो 15-20 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इतना लाविश एंगेजमेंट हुआ था। तो जो लोग उसकी दलाली करते हैं अवैसी की, क्या वो 20 करोड़ अपनी बेटी के एंगेजमेंट में खर्च कर सकते हैं? तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ बनाने की चक्करबाजियां जो अवैसी करता है, इससे मुसलमानों का बुरा हो रहा है, मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है। वैसे भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दादा के ज़माने से वो सियासत में हैं और लंबा खानदान। दादा के ज़माने से सियासत में है तो दादा भी चिल्लाते थे, देखा इंदिरा को ले आया मैं सीधा मंच पर, मैं नहीं गया। तो इंदिरा मतलब चप्पल चाट सकती हैं वोट के लालच में। अब अभी राहुल गांधी जो है वो बिहार में मुसलमानों से गाली खिलवा रहा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को। तो ये लोग उसी वक्त तक इनका अस्तित्व बचा हुआ है जब तक बेवकूफ़ मुसलमान रोड पर घूम रहे हैं। हम जैसे अक्लमंद मुसलमान अगर का पॉपुलेशन या मेजॉरिटी बढ़ गया
तो अवैसी या राहुल कितने दिन टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। बेवकूफ और ये जो आप कह रही हैं समझदार मुसलमानों में क्या अंतर है? एक होता है जो सुन के सुन्नी बनता है, हाँ। और एक होता है जो सुन्नते रसूल पर चलकर सुन्नी बनता है। अब सुन के सुन्नी बनने वाला कौन होता है? जो मजार परस्ती करता है, जो इधर उधर मजार में चादरें चढ़ाते रहता है, जो मौलवी मुल्लाओं की बेवकूफ़ी और अश्लीलता वाली बात सुनता है, जो शब बारात में हलवा और कतली बनाता है, जो शोभा यात्रा पर पत्थर मारता है, जो हिंदुओं के खिलाफ थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद जैसी स्ट्रैटेजी बनाता है, ये सब सुन के सुन्नी बना है। ये सब बेवकूफ़ मुसलमान है जो अपने परिवार और अपने फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं सोच रहा है। और जो प्रॉपर सुन्नी है, जो सुन्नत रसूल पर को सुन करके और प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों को सुन करके सुन्नी बना है, उस हिसाब से तो अल कुरान वजाहत करता है कि भाई मज़ार परस्ती गुनाह है। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद कह रहे हैं कुरान में कि मैं नहीं जाता मज़ारों पर, पक्के कब्रिस्तान पर मैं नहीं जाता। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि पक्के कब्रिस्तान होने ही नहीं चाहिए, तो फिर ये इतने सालों मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव काहे को कब्रिस्तान बनाने के लिए इतनी फंडिंग दे रहे थे? कुरान तो कह रहा है पक्के कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए, मज़ार नहीं होनी चाहिए, मज़ार परस्ती नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी पर सजदा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, एक गार के अंदर जाकर के प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी सुन्नतों में कहा कि भाई अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो जाए तो आपकी इबादत ही जायज़ नहीं है। तो जो सुन्नत रसूल पे चलकर सुन्नी बनता है वो हमारे जैसा प्रखर होता है, और जो सुनकर मुल्लाओं की बातें सुन करके लुंगी डांस करता है वो सुन के सुन्नी बनता है, बेवकूफ मुसलमान है। मतलब आप कुरान मानती हैं? मैं कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं क्रिटिसाइज करती हूँ और पूरे दम खम से करती हूँ, बिना किसी हेजिटेशन और हिचक के करती हूँ। और मैंने अपने PIL में 26 आयतों को मैंने बैन करने को कहा है, और अगर मोहम्मद बिन सलमान 26 आयतों को बैन करने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो भारत में उन 26 आयतों का क्या मतलब है जो विवाद पैदा करे। दूसरी चीज़ है कि भारत सभ्यता और संस्कृति वाला देश है, यहाँ पर अरबी कंसेप्ट या अरबी कंटेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? हटाओ अरबी, क्या ज़रूरत है? हम भाई, मैं अपने बेटे को कुरान पढ़ाने के लिए ना मौलवी के पास भेजने वाली हूँ ना मदरसा भेजने वाली हूँ। आई एम इनफ ना, मैं काफ़ी हूँ अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए। अब तो अरब के मुसलमान भी समझदार हो रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको पता है कि सोना और पेट्रोल अब इतना नहीं चलेगा। अब लोग इलेक्ट्रिक की गाड़ियां खरीद रहे हैं और अमेरिकन डायमंड का सोना ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं। तो उनको समझ में आ चुका है कि मेरा जो UAE है उसको चलाने के लिए, उसके टेररिज्म को, उसके टूरिस्ट चीज़ों को, उसके बायलैटरल रिलेशन को, उसकी GDP को बढ़ाने के लिए, उसकी इकनॉमी को बढ़ाने के लिए उसको लिबरल होना ही पड़ेगा। कुरान की किस आयत से नाज़िया इलाही खान को दिक्कत है? 26 आयतें हैं जो बहुत विवादित हैं, और मैंने 7 आयतें और निकाली हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ बहुत अभद्र बातें लिखी हुई हैं। तो 26 वो और 7 इधर, तो 2 अलग अलग PIL है मेरे। एक में 26 जो विवादित आयतें हैं जिसकी वजह से मुसलमान हिंदुओं को काटने, मारने, लूटने, पीटने, माले गनीमत उनकी बेटियों को समझने का बिल्कुल दौर चला रहा है, और 7 ऐसी आयतें हैं जिसमें मुस्लिम बेटियों और मुस्लिम महिलाओं के लिए ही बहुत अभद्र बातें लिखी हुई हैं। कोई एक आयत आप बता सकें जिसमें विशेष तौर पर जिसका आप विरोध करती हूँ? नहीं, बहुत सारी आयतें हैं। मैं एक पर्टिकुलर आयत आपको क्या ही बताऊं। बहुत अजान ही आप पढ़ लीजिए ना, अजान का मीनिंग आप जब पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर। अब ये जो है, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय है ही नहीं, तो भगवान शिव कहाँ गए? भगवान राम कहाँ गए? काली माँ कहाँ गई? दुर्गा माँ कहाँ गई? सरस्वती माँ कहाँ गई? तो चीज़ें गलत है ना। आप चीख चीख करके, आप चोंगे पर और लाउड स्पीकर पर आप चीख चीख करके बोल रहे हो कि मेरा ही अल्लाह है, तुम्हारा भगवान हो ही नहीं सकता है, मेरा ही अल्लाह पूजनीय है, तुम्हारा भगवान कुछ है ही नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत विवादित है, और मुझे लगता है कि एक संवैधानिक देश में इतना वायलेशन और इतना क्रिमिनल नेचर और इतना जिहादी मानसिकता नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ संविधान चलना चाहिए। एक बात बताइए, आप ओवैसी जी को तो कार्ड नहीं दे रही हैं। अच्छा, ममता दीदी को देंगी? आपके राज्य की CM है भाई, जहां से आप बिलोंग करती हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने दिन भी ममता दीदी के साथ थी वो मुझे बहुत प्यार से
और बहुत ही सम्मान के साथ वो मेरे साथ बैठती थी, मेरे साथ बातें करती थी। और एक मंच पर हमने कई बार मेरी स्पीच वो सुनी है, हम एक मंच शेयर कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनके दिल में, उनके मन में मेरे लिए नफ़रत बढ़ती चली गई कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सनातन धर्म के पक्ष में बातें करने लगी और मुसलमानों के कुरीतियाँ और मुसलमानों की जिहादी मानसिकता और मुसलमानों की पाकिस्तानी मानसिकता को मैं जैसे जैसे हिजाब उठाने लगी और डिकोड करने लगी, उनको मुझसे प्रॉब्लम हो गया है, उनको मुझसे नफरत हो गई है। तो मुझे मतलब नहीं आप ये लगता कह है। रही हैं कि ममता बनर्जी नाजिया इलाही खान से नफरत करती हैं? हाँ, समझ में तो यही आता है कि मेरा सनातन धर्म के पक्ष में बोलना, मेरा देशभक्ति के पक्ष में बातें रखना, मेरा संविधान के पक्ष में बातें करना, ये उनको पसंद नहीं आता है। आप सोचिए ना कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व एक विधायक हैं, बख्शी टाइटल है उनका, उन्होंने मुझे डायरेक्ट, उनकी वाइफ भी विधायक रह चुकी हैं, अभी उनके बेटे ने किसी टॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी की है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मुझे धमकी दिया है, यहाँ पर तेरा घर तोड़ देंगे, तेरा चैम्बर तोड़ देंगे, तेरी गाड़ी तोड़ देंगे, तू आ बंगाल, फिर बताते हैं, शादी कर रही है, अब बताएंगे तेरा क्या हाल होता है। ये सब मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं धमकियों के, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक से। आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सुप्रीमो है अपनी पार्टी की, उनके नेता मंत्री अश्लील हैं, ये बात पूरा प्रचार हो चुका है। जितने भी उनके नेता मंत्री अरेस्ट होते हैं, उनकी 8-8, 10-10 बेटी की उम्र की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, गर्लफ्रेंड भी अरेस्ट हो जाती है साथ में। तो ये जो अश्लीलता उनके नेता मंत्री कर रहे हैं और ये जो धमकियां वो उनके नेता मंत्री दे रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो सुप्रीमो है पार्टी की, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि मेरा भाजपा परिवार, मेरा आरएसएस परिवार, मेरा बजरंग दल परिवार, मेरा एबीवीपी परिवार, मेरा विश्व हिंदू परिषद परिवार इतना बड़ा है कि फिर ये मीडिया परिवार इतना बड़ा है कि बस इतना काफी है मुझे बुलाने के लिए। तो मतलब ममता दीदी को कार्ड आप नहीं दे नो रही हैं? नो 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 वे। मैं कोई भी नेगेटिव वाइब अपनी शादी के वक्त में या अपने एंगेजमेंट के वक्त में मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं करना चाहती हूँ जिससे कोई नेगेटिव वाइब आए। अच्छा चलिए, ना ममता बनर्जी आ रही हैं, ना ओवैसी ब्रदर्स आ रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तो आएंगे ना जब आप राम मंदिर में एंगेजमेंट करेंगे? देखिए, मैं चाहती थी बुलाना राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और सोनिया एंटोनियो जी को, मैं तीनों को बुलाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि एंगेजमेंट जो है वो राम मंदिर में हो रहा है, तो भगवान राम उनके लिए काल्पनिक है, वो नहीं आएंगे। वो तो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं आए थे, तो वो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना कार्ड बचा लूं। सही बात है, कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या प्लानिंग है आगे? अच्छा, शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या नाजिया अपना धर्म परिवर्तन करेंगी? क्या आप अपने आगे वशिष्ठ लगाएंगे इलाही खान को हटाकर, या पुनीत वशिष्ठ अपने आगे खान जोड़ेंगे? नहीं। आजकल दोनों ही ट्रेंड में है ना, दोनों ही चलन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको अपने आगे खान लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। और उनके वशिष्ठ होने पर मुझे गर्व है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक वशिष्ठ से मेरी शादी हो रही है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे नाम के आगे नाजिया खान वशिष्ठ हो जाएगा। नाजिया खान वशिष्ठ, मतलब आप खान टाइटल अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगी? नहीं, ये मैं नहीं चाहती थी। मुझे याद है कि हम मसूरी में थे और हम लोग, बहुत सारे लोग, मेरे 3-4 जूनियर्स भी थे, साथ में गए थे, हम लोग बहुत एंजॉय किए, काम भी किए, शूट भी किए। तो मैंने अपने दिल की, मन की बात रखी कि मैं इलाही खान तो उड़ाकर फेंकने वाली हूँ, अब तो नाजिया पुनीत वशिष्ठ ही चलेगा। तो मुझे पुनीत जी ने कहा कि नहीं, नाम आपकी का आइडेंटिफिकेशन है, नाम आपका अस्तित्व है और आप अपने नाम के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप बिल्कुल मेरा टाइटल लीजिए, लेकिन नाजिया खान रहने दीजिए। तो मुझे लगा थैंक गॉड, मतलब कितनी खूबसूरत सोच है, भगवान की कृपा है। अभी ये बंदा मुसलमान होता और मैं हिंदू होती, तो वो कहता चल अपना नाम पहले चेंज कर, अपना धर्म पहले चेंज कर, पहले मुसलमान बन, तब कटमुल्ले से शादी करेगी। तो सनातन धर्म के जो पुरुष होते हैं
वो कितने खूबसूरत मिजाज के होते हैं। मैं जब जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे फील होता है कि सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और महादेव की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है। एक बात बताइए, अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसे जिहाद कह दिया जाता है, लेकिन अगर एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो उसे क्या कहेंगे फिर? इसे भगवान की बनाई हुई जोड़ी कहेंगे। अब मैं उसको बता देती हूँ। हाँ। एक हिंदू लड़की जब मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वो फ्रिज में पाई जाती है या प्यार करती है, या तो उसको मार कूट करके भेज दिया जाता है, या तो उसका धर्म जो उसने बचपन से फॉलो किया है वो छीन लिया जाता है, उससे उसका नाम छीन लिया जाता है, उससे उसका स्नेह प्यार जो भगवान के प्रति है वो छीनने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसके खाने पीने के स्टाइल को चेंज कर दिया जाता है। अब वो माँ के घर से वो वेज खाती हुई चली आ रही है, पनीर और सब्जियां खाती चली आ रही है, और जैसे ही मुसलमान लड़के से कठमुल्ले से शादी करती है, चल गोरू गोश्त खा, गाय गोश्त खाएगी तभी तू मुसलमान होगी और तभी मैं तुझे रखूंगा। और ऐसे केसेस आते हैं बिकॉज यू आर सच अ रेनाउंड एंकर। आपको पता है कि ऐसे केसेस आते हैं और लड़कियां बाद में आकर के कहती हैं कि मुझे गाय का गोश्त खिला रहा था। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है कि मुझे पुनीत वशिष्ठ जी से शादी करनी है, या वो जो कह रहे हैं कि मुझे नाजिया इलाही खान से शादी करनी है, आप जो खाना चाहते हो आप खाओ, मैं जो खाना चाहती हूँ मैं खाऊं। लेकिन ये भी भगवान राम की कृपा रही है कि मैं पिछले 8 साल से प्योर वेजिटेरियन हूँ, और वो भी प्योर वेजिटेरियन है, बल्कि वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। अच्छा। तो मैंने 5 दिन खाना बनाया है बिना प्याज और लहसुन के। अब तो आदत बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब उनकी फैमिली को ये पता चला तो उनकी माताजी, उनके पिताजी की तरफ से क्या रिएक्शन? अच्छा, दोनों परिवारों के बीच बातचीत हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी तो उनके हैं नहीं। ओके। हाँ, तो जैसे ही उनको पता चला कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई, तो मेरे और उनके एक साथ मिलने से पहले सुबोध भाई पहले मिले थे। हाँ। मैं और वो बाद में मिले हैं, और सुबोध भाई पहले मिले थे, क्योंकि एक सभ्यता होती है कि घर के बड़े जो होते हैं वो पहले मिलते हैं। तो पहले पुनीत जी से सुबोध भाई मिले थे, मेरा बेटा पहले मिला था, उसके बाद मैं मिली हूँ। तो उनकी अम्मा को जैसे ही पता चला कि मैं बॉम्बे आई हूँ, तो उन्होंने तो बस बुलाओ नाजिया को, मुझे खाना खिलाना है उसको अपने हाथ का। तो बहुत अच्छा खाना उन्होंने बनाया था और उन्होंने बिल्कुल बैठ करके माँ की तरह खिलाया। आपका बेटा कितने साल का है? 15 साल का। आपकी पहली शादी कब हुई थी? मेरी पहली शादी को 16.5 साल के करीब हो गया। 16.5, हाँ 16.5 साल के करीब हो गया। तो फिर कैसे क्या हुआ था उस दौरान? 1 महीना 26 दिन में ही मैं विडो हो गई थी। एक कार एक्सीडेंट, बंगाल का वो कार एक्सीडेंट काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। वो 3-4 फ्रेंड जो हैं वो कार से आ रहे थे, एंड वो लोग ड्रंक थे और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरा दीवार पे वो गाड़ी चढ़ गई थी और 4 के 4 स्पॉट डेथ हो गए थे। उसी में से मेरा एक हस्बैंड था। तो 1 महीना 26 दिन में ही मैं विडो हो गई थी और दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई बच्चा तो मुझे पैदा करना है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। मुझे क्या पता था, या उस बच्चे को क्या पता कि इतना बड़ा एक हादसा हो जाएगा। तो बहुत कम उम्र में मैंने बच्चा पैदा करके सब कुछ क्लियर कर लिया। अब फिर से वो चीज़ें दोबारा होंगी। फिर से बेबी प्लानिंग होगी? बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 2 तो बनता ही है। तो आप उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी, क्योंकि आप बता रही बहुत छोटी उम्र थी, 18 साल की हो गई थी आप? 17 साल 8 महीने की थी मैं। हाँ 17 साल 8 महीने की थी मैं। और उसके बाद फिर आगे, क्योंकि ये इस्लाम में तो बहुत नॉर्मल सी उन्हीं बात के है। घर से हाँ। मेरे जो शौहर थे शहजाद, उनके घर में उनके ही भाइयों ने फिर कहना स्टार्ट किया कि मुझसे निकाह करा दो। कोई कह रहा मुझसे निकाह करा दो, कोई चाचा कह रहा मुझसे निकाह करा दो, कहाँ जाएगी। हाँ हमारे यहाँ तो चलता है ना ये सब, चाचा मामा नाना सबके सामने सलवार खोल लो। तो ये सब स्टार्ट होने लगा। लेकिन इस्लाम में एक चीज़ है जिसको मैंने बहुत इनकैश किया, बहुत मैंने दिमाग से खेला कि इस्लाम लोहा ही लोहे को काटता है। प्रेग्नेंट अगर है तो तलाक भी नहीं होता, और प्रेग्नेंट अगर लड़की है तो निकाह भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चाचा मामा नाना के बिस्तर पर जाने से अच्छा है कि मैं प्रेग्नेंट रह जाती हूँ। तो निकाह 9 महीना तो पहले ही टल गया। हाँ।
और 9 महीने में मैंने अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस कर लिया कि अब मुझे मेरी स्टडी कंप्लीट करने दें, मुझे आगे पढ़ने दें, मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मुझे संवारने दें। तो मेरी अम्मा और मेरे अब्बा को भी यही फील हुआ कि एकदम करंट डिसीजन लेने से बेटर है कि ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब आपकी पहली शादी 15 साल पहले हुई थी, इस दौरान 16 करीब है ना? साढ़े 16 साल पहले। तो हाँ। लगभग कितने प्रपोजल आपके पास शादी के आए होंगे? और सबसे वर्स्ट क्या था कि भाई, क्योंकि आप बता रही हैं चाचा नाना सबके आ जाते हैं प्रपोजल, तो कभी ऐसा हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि 60 साल का बुढ़ा और 18 साल की ऑब्वियसली बच्ची। हमारे यहाँ ये सब इस्लाम में ये सब जायज़ है। इवन इस्लाम में ये भी है कि अगर बीवी यंग है और बेटी भी यंग है और बेटी के साथ अब्बा का कोई शारीरिक संबंध या लस्ट आ गया है बेटी के साथ कई मौलवी कारी इन सब चीज़ों का ज्ञान देते भी रहते हैं कि बेटी के साथ लस्ट आ गया है तो इमीडिएट वाइफ को तलाक देकर के बेटी से निकाह कर लो। ये पाकिस्तान के कारी तो देते ही रहते हैं ये सब ज्ञान, मैं थोड़ी सिर्फ बोल रही हूँ, तो पाकिस्तान के कारी मुफ्ती मुल्ला सब देते हैं। अपनी सगी बेटी से यहाँ निकाह हो जाता है इस्लाम में। हाँ, ये पाकिस्तान के कारी ही बोले हैं। आप देखिए, अच्छा हुआ है कि सना खान को दोनों बेटा हुआ है। हाँ। सना खान को अगर बेटी होती, क्योंकि सना खान ने अपने पहले बेटे का, जो बॉलीवुड की है, उसने अपने पहले बेटे का नाम जो है रखा है जूनियर तारिक जमील। अब वो जमीला अगर हो जाती, जूनियर तारिक जमीला हो जाती, तो सना खान बुढ़ी होते होते अगर वो मुफ्ती साहब को बेटी पसंद आ जाती तो बेटी को ले लेता मुफ्ती साहब। जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का कारी तो बताता है, और क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है तो उसकी बात को इनकार कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा है। तो प्रपोजल्स मुझे मतलब अनकाउंटेबल आए हैं। हाँ। और मुझे मुसलमान लड़कों के भी प्रपोजल्स आते हैं। मैं आई कैन शो यू लैक्स ऑफ मेल्स कि मुस्लिम लड़के भी मुझे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कलेजा है उनका बहुत मजबूत कलेजा है कि मुझे प्रपोज करते हैं। लेकिन प्रपोजल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स के आए हैं, नेवी ऑफिसर्स के आए हैं। हाँ, आर्मी और नेवी ऑफिसर्स के ही बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब नॉर्मल जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, इस टाइप के प्रपोजल्स मेरे पास नहीं, नहीं कोई आए। एक ऐसा प्रपोजल जो आपको लगा भाई ये क्या कर रहा है ये, इस हाँ, तरीके वो की एक बातें? इंसिडेंट है। हाँ। आई थिंक ये हुआ था 2017 या 2018 के करीब की बात है। मैं दिल्ली आई हुई थी, 2017 की ही बात है। ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था और काफ़ी दौड़ भाग बंगाल दिल्ली हो रहा था, क्योंकि मेरी जो जितनी भी विक्टिम थी वो बंगाल की थी। और मामला चल रहा था एकदम एंड पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे पीछे एक रिश्ता आया था और मेरे अम्मा बंगाल वाले घर पे अम्मा अब्बा बात कर रहे थे। तो मुझे मेरी मेड ने पूरी कहानी बताई। तो मेरी अम्मा फिर हंसने लगी कि वो व्यक्ति 60 या 62 साल का था। तो मेरे अब्बा ने पूछा कि लड़का कौन है? हाँ। तो वो कह रहा है मैं हूँ। तो मेरे अब्बा कह रहे हैं मुझे बेटी के लिए हस्बैंड चाहिए, अपने लिए दोस्त नहीं चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। तो ये सब एक बहुत सारी कॉमेडी चीज़ें हुई हैं, और वो भी मुस्लिम ही था। तो ये सब कीड़ा और ये सब ठरकबाजी के कम एज की लड़की से शादी कर लेना, ये सब मुसलमानों में ही होता है। बेसिकली मोस्टली मुस्लिम में ही होता है। और जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी में 80% जो मुस्लिम पुरुष हैं वो 60 के बाद 30-32 की लड़कियों को ताड़ना स्टार्ट कर ही देते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आपकी इन बातों से समझ आया सबसे ज्यादा, कि आपकी फैमिली का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहा है। हमेशा। तो उन्हें भी तो समाज से उस जमात से लड़ने के लिए वो कैसे इन सब चीज़ों, क्योंकि भाई हर कोई कहता होगा कि आपकी बेटी ये कर रही है, आपकी बेटी ये कह रही है। मेरी अम्मा ने जब मेरी बड़ी वाली दीदी का एडमिशन को एडुकेशन में क्लास 11 में करवा दिया था, क्लास 11 में, तो उसी वक्त मेरे जो एक्वेंटेंस हैं, जो मेरी फैमिली के जो और भी रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा था कि को एडुकेशन में एक तो तुम पढ़ा रही हो बेटियों को, और ऊपर से को एडुकेशन में तुम उसका एडमिशन करा दी हो, कोई भी ख़ानदान का लड़का तो नहीं मिलेगा। मेरी अम्मा ने कहा मुझे करना भी नहीं है ख़ानदान के लड़के से। तो एक मतलब बॉयकॉट वाला सिस्टम बहुत पहले से हमने अपनी फैमिली में देख लिया था। पर मेरी अम्मा की ज़िद थी कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी, कुछ बनेंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है कि ख़ानदान के लड़के शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, लड़के बहुत हैं देश में, शादी तो हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि शी वॉज राइट। कभी डर नहीं लगता आपको फिर
क्या करूं, आदत इतनी बुरी है ना सच बोलने की। देखिए, कोई व्यक्ति डर जाए, जिस हिसाब से मेरी मॉब लिंचिंग हुई है, जिस हिसाब से एसिड अटैक हुआ है, जिस हिसाब से गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी गई हैं, जिस हिसाब से गोलियाँ चली हैं बंगाल में मेरे ऊपर, जिस हिसाब से अभद्र गालियाँ मैं सुनती हूँ, जिस हिसाब से रेप की धमकियाँ मिलती हैं, मर्डर की धमकियाँ मिलती हैं, तो डरता कौन नहीं है, डर तो लग ही जाता है। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मुझे सच बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है, मैं क्या करूँ। तो आपके साथ तो 8-8 10-10 बॉडीगार्ड रहते होंगे हमेशा। नहीं नहीं, मैं तो मस्त आराम से अकेले घूमती फिरती रहती हूँ। हाँ, ये है कि मैं कहीं भी पहुँचती हूँ तो एक मतलब डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन चला जाता है कि वो पहुँच रही हैं, तो दूर दूर से ठीक है, जान बचा लो। इतना साथ में चलने की और शो शाह और ये सब दिखावा कि गनमैन चल रहा है, फलाना चल रहा है, धमाका चल रहा है, ये सब मुझे ना पसंद था, ना पसंद है, ना, और मुझे लगता है ना पसंद रहेगा। अभी तो मैं देख रही हूँ आजकल के 54-58 जो प्रोड्यूसर है वो भी लेके घूम रहा है Y+ सिक्योरिटी और Z+ सिक्योरिटी। बंगाल आई है, बंगाल में जो मामूली सा काउंसिलर है, काउंसिलर, एक वार्ड का काउंसिलर, जिसमें कितने लोग होते हैं, 15,000 लोग होते हैं, और वो आपको ही वोट कर रहे हैं। आप उससे बचने के लिए Y+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हो, तो आप तो जनता के हुए ही नहीं। अब जैसे मेरी सभाएं होती हैं, तो उन सभाओं में 5-5 लाख 10-10 लाख लोग होते हैं जो मुझे सुनने के लिए आते हैं। आसपास के डिस्ट्रिक्ट, आसपास के गांव और दूसरे शहर से भी आ जाते हैं कि नाजिया इलाही खान की सभा यहाँ पर हो रही है और मुझे सुनना है। वही मैं सोच रहा हूँ कि नाजिया इलाही खान के तो करोड़ों चाहने वाले हैं और लाखों ऐसे हैं जो उनका विरोध करने वाले हैं। बिल्कुल। तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, उस वक्त भी जब सिक्योरिटी आती है, पुलिस प्रशासन आते हैं, तो जब मैं जनता के साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो मैं साइड कर देती हूँ कि इन्होंने मुझे बनाया है, ये नहीं सुनते, ये नहीं मुझे सराहते, ये नहीं मुझे प्यार देते, तो नाजिया इलाही खान कहीं कोने में जैसे थी वैसे ही रह जाती। तो आप मैं इनको सिक्योरिटी, CISF और गनमैन और BSF और पुलिस प्रशासन दिखा के क्या करूंगी? इनकी वजह से नाजिया नाजिया बनी है, तो मुझे इनके भीड़ में छोड़ दो, ये मुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, जब मैं मुस्लिम गलियों में जाती हूँ तब मैं सिक्योरिटी लेकर जाती हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मरने से मुझे डर नहीं लगता। काट दो, मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम लड़के के, पुरुषों के अंदर क्या होता है, रेप करने की फितरत होती है। वो रिवेंज और वेंडेटा नॉर्मल मार के नहीं निकालते हैं, वो रेप करते हैं। तो वो रेप के बाद अगर मैं जिंदा रह गई तो मतलब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रिकॉशन रखती हूँ जब मैं मुस्लिम एरिया में जाती हूँ। और जिस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के मेरी पिक्चरों को मॉर्व करते हैं, शरीर किसी का रहता है, मेरा फ़ोटो बैठा करके डांस भी करवा देते हैं, नंगा नाच भी करवा देते हैं, और बिकिनी पहना करके मेरा फ़ोटो लगा देते हैं, मेरा फेस लगा देते हैं, तो उससे समझ में आता है ना कि अगर मैं इनके हाथ लग गई कभी तो ये कैसे कैसे मुझे कितने महीने तक रेप करते रहेंगे। उससे उनकी मानसिकता समझ में आती है, उससे उनका अग्रेशन समझ में आता है। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, एक्स हैंडल पर जाइए, बहुत अच्छा सारे हिंदू लड़के जो है बहुत, दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, दीदी आपने बहुत अच्छा किया, फिर नीचे आएगा फलाना डैश डैश कहीं की, हिजड़ा कहीं की, मोटे होंठ वाली कहीं की। तो उससे समझ में आता है कि अगर मैं कभी इनके हाथ लगी तो ये मुझे पहले काटेंगे नहीं, मुझे कम से कम 1-1.5-2 महीना मेरा रेप करेंगे, उसके बाद फिर काट कूट करके कहीं फेंक देंगे। और हमारे देश का न्यायपालिका है ही है, जब कन्हैया के आरोपी को बेल मिल सकता है तो मेरे भी आरोपी को बेल मिल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चलती हैं, तो अब तो आदत पड़ गई होगी ये सब। कैसे ये नेगेटिव चीजों को आप हटाती रहती हैं? मैं तो यूज्ड टू हो चुकी हूँ, और नेगेटिव चीज़ें हटाने के लिए समय ही नहीं है ना। एक्चुअली बेसिकली समय ही नहीं है मेरे पास। कभी ये रिसर्च, कभी वो ड्राफ्टिंग, कभी वो पॉडकास्ट, कभी वो डिबेट, कभी वहाँ सभाएं, कभी वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस, कभी वहाँ लीगल कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली समय ही नहीं मिलता है कि अच्छा उसने मुझे ये बोला था, अब तो मुझे ये हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। दूसरी चीज़ है कि आप 10 मिनट, मैं तो मतलब उनके साथ, पुनीत जी के साथ रिलेशन में हूँ, तो मैं तारीफ कर रही हूँ तो ठीक है, आपको भी लगेगा कर रही है। आप भी 10 मिनट बात कर लो, आपको लगेगा कि आप रिफ्रेश हो चुके हो। तो जब मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ तो मैं 10 मिनट वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। लेकिन एक नाजिया इलाही खान अगर दिल्ली में एक जमात से लड़ रही हैं
तो पुनीत वशिष्ठ मुंबई में भी एक जमात से लड़ रहे हैं, सेकुलर लिबरल, वो बॉलीवुड वाला पूरा गैंग। जी। तो उनकी राह कैसे किस तरीके से देखते हैं, आपने उनके सफर को अब तक कैसे देखा है? बहुत ही वोकल हैं, जो गलत चीज़ें जहाँ पर भी वो देखते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं। मुझे अभी मसूरी में हम लोग थे, हाँ, तो एक नॉर्मल से होटल में हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। अब लोग पहचान गए मुझे भी, उनको भी, लोग चले आए। अब उसमें 2 लड़का, एक हिंदू लड़की, 2 मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर के आया था। 2 मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़की को लेकर के आए थे, कुछ खा रहे थे। अब वो मेरे पीठ में बार बार सटे जा रहा है, बार बार वो चिपकने की कोशिश कर रहा है। भाई लड़की लेकर आया, फिर दूसरी लड़की को क्यों ताड़ रहा है? तो मैंने चेयर जैसे ही चेंज किया, ही वाज फायर। क्या बोला, क्या किया, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो गलत चीज़ों पे मैंने देखा है कि पुनीत जी वोकल भी होते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, मुझे उनका ये नेचर बहुत पसंद आता है। अब करण जौहर जैसे गे और नामर्द लोग बॉलीवुड पर राज करें, आमिर खान जैसा लव जिहाद का गुरु बॉलीवुड पर राज करे, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, अगर उनको जगह ना मिले तो बुरा तो लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। आज मेरी डिग्रियों की वजह से, मेरे रिसर्च की वजह से, मेरे नॉलेज की वजह से भाजपा ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मेरे पास शिकायत का मुंह ही नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म, मुझे इज्जत, मान, मर्यादा, सब कुछ मुझे भाजपा ने एक मुस्लिम बेटी को भरपूर नवाज के दिया है। तो जब पुनीत जी इतने अच्छे कलाकार हैं और सिर्फ इसलिए उनको बॉयकॉट करवाया गया क्योंकि वो करण जौहर के लस्ट को पूरा नहीं कर पाए, क्या बात कर रहे हैं जी, तो इसलिए उनको बॉयकॉट, उनके लिए ट्रेंड चला दिया गया। पुनीत तो वशिष्ठ के साथ करण जौहर का ये हादसा हो चुका है दोनों के बीच। अब उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, क्योंकि मैं झुका नहीं। तो आप सोचो कि इस टाइप के अश्लील लोग बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं और हम मुंह देख रहे हैं बैठ करके। नहीं, वोकल होना चाहिए। और इतने अच्छे कलाकार हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आगे चल करके आप प्रोडक्शन हाउस वगैरह खोलो और अच्छे आर्टिस्ट को, अच्छे कलाकार को, अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को आप आगे बढ़ाओ। पुनीत जी शाहरुख खान को पसंद करते हैं? ये तो मैंने पूछा नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ तो मैंने पूछा भी नहीं। मुझे लगता है नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन मैं जजमेंटल भी नहीं होना चाहती हूँ, हो सकता है पसंद करते होंगे। तो मैंने कभी पूछा नहीं, हमारी बातें खत्म नहीं होती है तो क्या से अब शाहरुख खान के बारे में पूछ करके टाइम वेस्ट क्यों करना था। अच्छा ये बताइए, जब आप 5-5 घंटे बात करते थे अच्छा, तो कोई प्यार की बातें होती थी या ये होती थी, भैया आज फलाने ने मुझे ये कह दिया, सोशल मीडिया पर ये चल रहा था, आज तो मैंने इसकी क्लास लगा दी? क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज था, तो हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी था, और हम मिले भी नहीं थे, और हम इतना बड़ा निर्णय शादी का ले रहे थे। तो एक दूसरे के दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी था, एक दूसरे के हाव भाव को समझना बहुत ज़रूरी था, एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझना बहुत ज़रूरी था। और मेरे मन में ये डर था कि उनको बहुत ही एक मॉडर्न लड़की, जो बिल्कुल हॉट चिक होती है, उस टाइप की लड़की पसंद आएगी, क्योंकि बॉलीवुड में एक बड़ा नाम उन्होंने कमाया है। तो मैं यही सोची कि भाई बॉलीवुड के लोग हैं, वो तो पब, क्लब, डिस्को, तो हॉट चिक, ऐसी लड़कियां चाहिए होंगी, मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात होती थी। और फिर बाद में ये भी होता था, आज तो मैंने उसकी क्लास लगा दी, आज तो मैंने इंटरव्यू में ये बोला, ये भी होता था। कौन सी एक बात जो आपको क्लिक कर गई कि भैया अब तो यही मेरे सपनों का राजा बनेगा? मैंने एक दिन कहा था कि मुझे बॉम्बे में ऑटो पर बैठना और पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। मैं मतलब गाड़ी होने के बावजूद भी मैं रिक्शे पर बैठती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ रिक्शा ड्राइव बॉम्बे में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो रिक्शा पर बैठे और उन्होंने मुझे एक वीडियो बना करके भेजा कि आप नहीं बैठी तो मैं बैठ गया हूँ, और आपके लिए मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ, रिक्शे में बैठना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो एक इतना बड़ा एक्टर रिक्शे पे बैठ करके, तो मुझे वाली कहानी याद आ गई जो नीता अंबानी के लिए मुकेश अंबानी बस से सफर कर रहे हैं। तो वो वीडियो मेरे पास अभी भी है।
और मैं उसको हमेशा रखूंगी अपने पास के मतलब रात में मैंने तकरीबन 3 सवा 3 बजे रात में मैंने ये बात कहा कि मैं बॉम्बे जब भी जाती हूँ तो गाड़ी होने पर भी मैं रिक्शे पे ज़रूर बैठती हूँ। तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एकदम 8 या 8:15 में मुझे उनका वीडियो आया, मैं आपके लिए रिक्शे पे बैठा हूँ। So, वो एक चीज़ है जो क्लिक की। दूसरी कि सम्मान बहुत देते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। और पुनीत जी को नाजिया इलाही खान में क्या पसंद आया? ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, उनको इतने दिनों में मेरे तो हाथ आपको बता दिया होगा उन्होंने। उनको ये तो मेरे ये तो दूसरे तीसरे दिन ही सवाल होता है कि भाई आपको मेरे मेरे अंदर क्या हाथ पसंद का है। खाना बहुत पसंद है उनको। हाँ। पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मैं खाना बना भी सकती हूँ। उन्होंने कहा था अच्छा देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं खाना भी बना लेती हूँ। फिर जब वो खाए, दिल्ली आए और जब मैंने बनाकर खिलाया तो उनको बहुत पसंद है। दूसरा कि क्योंकि मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ तो मोस्टली मैं चुप रहती हूँ। अब क्योंकि मेरे नहीं चुप होने वाला नेचर भी उनको पता है, तो जब मैं उनके सामने चुप रहती हूँ तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। वो मतलब इस चीज़ की भी वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि मतलब इस रिश्ते को आप सम्मान बहुत ज़्यादा देती हैं। बाकी मैं तो पसंद थी तभी उन्होंने प्रपोजल रखा। और 3 साल से ऐसी थोड़ी पीछे है। हाँ, 3 साढ़े 3 साल से। तो आपकी राम मंदिर में शादी की प्लानिंग किसने की? किसका ये आइडिया था कि हम राम मंदिर में शादी करेंगे, आपका या पुनीत जी का? नहीं, ये आइडिया तो बस किसी का भी था, लेकिन था हम दोनों का नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ किसी तीसरे ने ये सजेस्ट किया कि आप हाँ कीजिए। अच्छा, योगी जी आएंगे? हाँ हाँ, कन्यादान उन्हीं के हाथ से होगा। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिता स्वरूप कन्यादान वही करेंगे और वही कर रहे हैं जी। ये क्लियर भी हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। हाँ। और मेरा कन्यादान करने के लिए योगी जी बिल्कुल आएंगे और खुशी खुशी आएंगे। इनविटेशन तो मोदी जी को भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अरे बाप रे, बिल्कुल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा अमित शाह जी को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ मैं। और पश्चिम बंगाल में मैंने कई सभाएं अमित शाह जी के मंच पर की हैं। तो अमित शाह जी, मैंने कहा भाजपा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे किसी अवैसी और किसी ममता को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं। अब आपकी शादी की बात तो हो गई है भाई, जी हमें पता चल गया है कि किस तरीके की शादी होने वाली है। जी जी इंतजाम पूरे हो चुके हैं, योगी जी कन्यादान कर रहे हैं, मोदी जी को कार्ड जा रहा है। जी जी और अगर कोई दिल्ली में रिसेप्शन होगा तो उसमें अमित शाह और सारे जो मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, वो भी हमें वहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब समझ लेते हैं थोड़ा आपसे इस्लाम को लेकर ना, जी जी क्योंकि इस्लाम में महिलाओं के बोलने पर पाबंदी एक तरीके से है। तो आप इतना कैसे वोकल हो गई शुरू से ही? किस तरीके से आपने बोलना शुरू कर दिया? और जब पहली आवाज उठी होगी तो किसी ने तो दबाया होगा ना? मुझे याद है मैंने इस बात को एक नेशनल न्यूज़ पर भी कहा है। कुछ हाजी हज करने के बाद मेरे घर पर इनविटेशन पर आए थे। मेरे नाना अब्बू ने इनवाइट किया था। तो हम बचपन से हमें पता था कि हाजियों के पास इस्लाम का नॉलेज बहुत होता है क्योंकि वो हज करके आते हैं। तो मुझे लगा, मैं बहुत छोटी सी थी और छोटे बचपन से ही पट पट मेरी आदत थी। तो मैंने उन हाजियों से पूछ लिया कि आप लोग तो हज करके आए हैं, मुझे बताइए कि मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, तो बेटियां क्यों नहीं जाती हैं? अल्लाह हमारा नहीं है क्या? अब तो वो लोग गुस्सा हो गए कि इसने सवाल कर लिया जो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। भाई, अब तो लड़कियां सवाल कर दें, क्रिटिसिज्म में चले जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोग, उनका चेहरा लाल पीला काला हो ही रहा था। तो मेरी अम्मा ने मुझे साइड करके उनके सामने एक हल्के से थप्पड़ लगाया, चलो जाओ अंदर जाओ। बाद में रात में जब मेरी अम्मा आई रूम में, तो मैंने कहा कि क्या मैं गलत थी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही थी तुम, एकदम सही थी, लेकिन माहौल का जायजा लेते हुए मैंने तुमको सुरक्षित किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनके रडार पर आ जाओ या तुम उनकी नज़रों पर आ जाओ, इसलिए मैंने तुमको साइड कर दिया। पर तुम्हारा सवाल उचित था और जायज़ था। तो कुछ बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैंने बहुत प्रखर होकर के मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मोहल्ले में खड़े होकर के मैंने आवाज़ बुलंद की है अपनी। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुओं के पीठ के पीछे छुप करके सिर्फ अपनी बातों को रखती हूँ, नहीं। अभी मैं बंगाल जा रही हूँ, मैं बंगाल में बनगांव में बशीरहाट में मुस्लिम का जो एकदम खंड है, मैं उसमें जा करके अपनी स्पीच रखती हूँ। तो जब आप मुसलमानों के बीच जाती हैं तो उन्हें क्या बताती हैं, खास तौर पर महिलाओं को लेकर? क्या उन्हें समझाती हैं, क्या कहती हैं आप उनसे? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा महिलाओं को एडुकेशन की तरफ राग़िब करने की कोशिश में लगी रहती हूँ।
और लीगल अवेयरनेस की तरफ उनको मुझे लगता है कि उनको नॉलेज होना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है, संविधान ने उनको कितने भरपूर अधिकार दिए हैं। अगर इस्लाम ने उनको पैर की जूती बनाया है, अगर इस्लाम ने उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई है, अगर इस्लाम ने उनको फोरसम करने के लिए बनाया है, तो आप दूसरी तरफ देखो कि संविधान ने आपको कितना बुलंद दर्जा दिया है, संविधान ने आपको कितनी बराबरी का हकदार बनाया है, संविधान आपको कितना पावरफुल कर रहा है और एम्पावर करने की कोशिश में लगा है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर बताती हूँ, और इसी वजह से मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया था, जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैंने फर्स्ट पार्टी बनाया था कि जब तक मुस्लिम बेटियां क्लास 12 ना पास कर लें तब तक उनका निकाह नहीं होना चाहिए। जिस पर ममता बनर्जी फिर मेरे से नाराज़ हो गई, मौलवी मुल्ला फिर मेरे से नाराज़ हो गए, लेकिन अब वो PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। एक छोटा सवाल इसी में पूछ लेता हूँ, जी। किसी मौलाना को भी आप अपनी शादी में बुलाएंगे, किसी मौलवी ओ को? भाई आएगा ही नहीं और क्यों बुलाऊं मैं? नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, ना उनको आना है और ना मुझे बुलाना है। मैंने कहा ना, मैं किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव वाइब अपने इस पवित्र बंधन में नहीं रख सकती हूँ, और मैं इन मौलानाओं से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। जवाब देना उचित है, जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं देती हूँ, गरिमा में रह करके देती हूँ। पर मौलानाओं ने जो अभद्र टिप्पणियां मेरे ऊपर की हैं, मौलानाओं ने जो मेरी पिक्चर को मॉर्व करके जो मुझे डिफेम करने की कोशिश किया है, जैसे साजिद रशीदी ने नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठ करके कह दिया कि इसका तो 5 पति है। अच्छा। अब जब मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैंने केस कर दिया कि मेरा 5 पति मुझे दे दो, तो साजिद रशीदी भाग रहा है। अब जहां भी नेशनल न्यूज़ पे दिख जाता है, अगर मैं रहती हूँ वो भाग जाता है। आप पूछिएगा किसी 2-4 नेशनल न्यूज़ से पूछिए, वही ना जिन्हें थप्पड़ लगे थे, जिसकी अभी हालिया में कुटाई हुई है। तो ये सब किया है उन्होंने। अब आप सोचिए कि मैं इतने पवित्र बंधन में बंधने के लिए जा रही हूँ, अब मैं उनको बुलाऊँ, अब मैं लहंगा महंगा पहनूंगी तो मेरा कमर देखेगा, मेरी पीठ देखेगा, तो अब हम इंगेजमेंट करेंगे ना, पुनीत जी मौलानाओं को पकड़ पकड़ के मारेंगे कि तूने कमर क्यों देखा। अच्छा, जब आप इनविटेशन दे रही होंगी, उसी बीच अगर किसी का फतवा आ गया तो? नहीं, फतवा इज सजेशन। मैं मांग ही नहीं रही हूँ फतवा, तो वो देंगे क्यों लूंगे डांस करके? नहीं, अमूमन हम देखते हैं कि इस्लाम में फतवा जारी कर दिया जाता है नहीं, अगर आप कुछ भी वो करते हैं, तो इसका क्या मतलब बेसिकली होता है? बेवकूफ बनाते हैं। ओके। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र इलेक्शन के वक्त में सज्जाद नुमानी ने फतवा जारी किया था, और बाद में उन्होंने रिटर्न लिया। तो वो उन्होंने क्यों रिटर्न लिया? क्योंकि मैंने डेफर्मेशन नोटिस भेजा था उनको कि फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। आपसे जनता ने मांगा ही नहीं था, महाराष्ट्र की जनता ने, कि मैं किसको वोट दूं। आप बताइए मुझे मौलाना साहब, आपने कैसे दे दिया? आपने तो इस्लाम का विरोध कर दिया, आप तो इस्लाम के खिलाफ चले गए। अब तो फतवा आप पर होना चाहिए कि आपने इस्लाम का मिसयूज किया वोट के लिए। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने आपको थैला भर करके, झोला भर करके आपको पैसा दिया, और आपने इस्लाम का फायदा उठा लिया, इस्लाम का इस्तेमाल कर लिया। एक तो ये लोग आयतें पढ़ पढ़ करके बेचते हैं, जितने मौलवी मुल्ला हैं, कुरान खानी के लिए बुलाओ तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, पैसा ले लेते हैं। अब कुछ दुआ तावीज़ के लिए बुलाओ, कुरान की आयतें ज़ाफ़रान से, केसर से लिखते हैं, पैसा ले लेते हैं। एक तो ये कुरान की आयतें बेच रहे हैं अपनी लैविश लाइफ के लिए, इस्लाम बेच रहा है महमूद मदनी, अरशद मदनी धड़ल्ले से बेच रहा है इस्लाम को, और देखिए रेंज रोवर पे बैठ रहा है। इमाम बुखारी ने कांग्रेस के हाथों पूरा कुरान बेच दिया, पूरा इस्लाम बेच दिया, पूरा सुन्नत बेच दिया, प्यारे नबी के उसूलों को बेच दिया। और क्या हुआ कि 4-4, 5-5 हुक्का बार और रेस्टो खोल लिया इमाम बुखारी, इस्लाम बेच करके, कुरान की आयतों को बेच करके, और नबी के उसूलों और सुन्नतों को बेच करके। अब ये अगर मेरे लिए फतवा जारी करता है कि आप हिंदू से शादी कर रही हैं, तो आप यकीन माने कि ये तो ना होने वाला, क्योंकि इनको पता है कि इनसे ज़्यादा नॉलेज इस्लाम का मुझे है, और उनको ये जानते हैं कि ये कॉलर पकड़ करके अरब ले जाएगी, और वो भी अपने खर्चे पर लेकर जाऊंगी मैं। भारत का मुसलमान और अरब के मुसलमान, इन दोनों में क्या फ़र्क है? भारत का मुसलमान, आम मुसलमान, और बॉलीवुड के मुसलमान में क्या फ़र्क है? देखिए, भारत का मुसलमान और अरब का मुसलमान, बस एक ही एग्जाम्पल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बहरूपिया मुसलमान भारत का है, अरब का अप्रोप्रिएट ओरिजिनल मुसलमान है। जैसे ही भारत के मुसलमान हज करने के लिए अरब जाते हैं, मर्द औरत साथ में बैठ करके
नमाज भी पढ़ते हैं, तवाफ भी करते हैं और हज और उम्रा के सारे फराइज पूरे करते हैं साथ में, वजू भी साथ में करते हैं। पर जैसे ही वो फ्लाइट उड़ करके मक्का से आती है भारत, चलो महिलाएं मस्जिद नहीं आएंगी, फलाना जगह नहीं आएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो भारत के मुसलमान है, ये चिटिंगबाज मुसलमान है। ये बेसिकली कुरान मानने वाले मुसलमान नहीं है, ये जिन्ना का शरिया मानने वाले मुसलमान है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है। अब जैसे अरब में आपने चोरी की, हाथ काट दिया गया। आपने गंदी नजरों से महिला को देखा, आंख निकाल दी गई। आपने झूठ बोला, जबान काट दिया गया। आपने रेप किया, औजार काट दिया गया। तो ये वहां पर इस्लामिक पनिशमेंट है जो एक जमाने से नबी के जमाने से चला आ रहा है, जितने भी प्रॉफिट के जमाने से चला आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए, नासिर खान रेप करेगा, वो तो कोर्ट समझेगा ना, क्योंकि कोर्ट से बेल हो जाएगा। दे दो इस्लामिक पनिशमेंट। तुम शरिया चलाने की जिद करते हो, तुम देवबंद चलाने की जिद करते हो, तुम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने की जिद करते हो, तुम वक्फ बोर्ड चलाने की जिद करते हो, तुम कोर्ट को तुम शरिया समझाते हो, तुम शरिया बताते हो कोर्ट को, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट नहीं मानते हो। तो भारत के मुसलमान जो हैं वो चिटिंगबाज मुसलमान है, बहरूपिया मुसलमान है, और अरब के जो मुसलमान है वो बिल्कुल ओरिजिनल मुसलमान है, जिसको सच में उम्मा कहा जाता है। अब बॉलीवुड के जो मुसलमान है वो बेसिकली इस्लाम का परचम तो मुगलिस्तान बना ही चुके हैं, बॉलीवुड को इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन विथ ऑल लग्जेरियस। हम दारू भी पिएंगे, हम गांजा भी फूकेंगे, हम कोकीन भी खाएंगे, हम 50 लड़कियों के बिस्तर पर भी जाएंगे, हम फिल्में साइन करवाने के लिए अपनी बीवी भी बेच देंगे, हम हिंदू बीवी लाएंगे क्योंकि लव जिहाद का परचम लहराना है, और हम इस्लाम का परचम भी लहराएंगे। हम अपने डायलॉग्स में सनातन धर्म को भी डिफेम करेंगे, और हिंदू और मुस्लिम धर्म को बहुत उजागर करेंगे। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, तभी इस देश को पता चला कि 7 8 6 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है। उससे पहले इस देश को पता नहीं था। अमिताभ बच्चन ने उसमें ये दिखाया कि वो माता के मंदिर जाता है तो उसको गोली लगने लगती है, और बिल्ला नंबर 7 8 6 जैसे उसके हाथ में आता है वो बच जाता है। अब आप सोचिए कि एक मूवी आई, संजय दत्त पूरी आरती वारती करके हवन करके उठ रहा है, उसके बाद कटरीना आके चिकनी चमेली छत पे अकेली, मतलब हवन करने के बाद चिकनी चमेली। आप नैरेटिव सेट करने की मदर इंडिया आप देखो, एक पुजारी जो है, पंडित जी जो हैं, वो आरती करके उतर रहे हैं, उसके बाद नरगिस का रेप करने जा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं नरगिस को रेप करने के लिए। तो हमेशा से बॉलीवुड वालों ने इस्लाम के परचम को लहराने की पूरी कोशिश की है और सनातन को डिफेम और मलाइन करने की पूरी कोशिश की है। अब ये जितने भी मुसलमान बॉलीवुड के हैं, अब ये सोचते हैं कि भाई हम तो इस्लाम का काम कर ही रहे हैं। चलते थे भाई, तो एक मानसिकता भी ऐसी है, मानसिकता भी ऐसी है, और पैसा क्या ना करा दे मुसलमानों के लिए तो ऐसे भी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आप सोचो कि अभी पाकिस्तान को देखो, इस्लामिक कंट्री है, कभी चाइना का चप्पल चाट लेता है, कभी ट्रम्प का चप्पल चाट लेता है, कभी सुअर का चप्पल चाट लेगा, कभी गधे का चप्पल चाट लेगा। तो इनके लिए, क्योंकि इनके अंदर एडुकेशन होता नहीं है। अब बॉलीवुड में जितने भी एक्टर जो बादशाह हैं या ना क्या क्या शहंशाह है, कोई 11 फेल, कोई 12 फेल, कोई 13 फेल, कोई 5 फेल, कोई 8 फेल, 4 लाइन अंग्रेजी बोलनी आ जाती है तो सोचते हैं कि भाई अब तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन डिग्रियों की जब बात आएगी तब क्या करोगे? 4 लाइन अंग्रेजी तो कोई भी सीख सकता है। आप जाहिल हो, फॉर गॉड सेक, आप समझो कि आप जाहिल हो, आप 10 फेल हो। आपका एक समाज में जो शिक्षित समाज होता है उसमें 10-11 पास या 10-11 फेल की क्या औकात होती है? हम अपने चैम्बर, लीगल चैम्बर में 10 क्लास पढ़ा हुआ ड्राइवर ना रखें। हमारे यहाँ जो झाड़ू देने आता है वो भी 12 पास है। रवि बोल करके एक लड़का आता है झाड़ू देने के लिए मेरे दिल्ली के लीगल चैम्बर में, वो भी 12 पास है। बंगाल में मेरा ड्राइवर है रोहित, वो MA किया हुआ है। तो हम तो 11 पास, 10 पास, 11 फेल, 5 फेल, 8 फेल को अपने चैम्बर में झाड़ू देने ना रखें, और ये बादशाह बन करके बैठे हैं बॉलीवुड में, ये शहंशाह बन करके बैठे हैं। तो जहालत भरी पड़ी है,
नशा भरा पड़ा है, बेहूदगी बदतमीजी भरी पड़ी है, 4 लाइन अंग्रेजी बोल करके अपने औकात को संभालने और बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। चड्डियां पहन करके सारे फिल्म स्टार की बेटियां निकलती हैं, कोई जिम से निकलती है तो ऊपर में टॉप होता है, ब्रा नहीं होता है, कोई शॉर्ट्स पहनती है, अंदर चड्डी नहीं होता है। तो ये समाज को गंदा कर रहे हैं। बेसिकली बॉलीवुड समाज को गंदा कर रहा है, और बॉलीवुड तो नाम भी नहीं होना चाहिए, हिंदी सिनेमा रखो भाई नाम। आप बॉलीवुड वालों से भी पंगा ले रही हैं। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी, ये कोई नया नहीं है। हाँ। लाल सिंह चड्ढा की को बॉक्स ऑफिस पे ठप मैंने ही किया। तो इससे पहले द केरला स्टोरी के लिए सबसे बुलंद आवाज मेरी थी, द बंगाल फाइल के लिए सबसे बुलंद आवाज मेरी ही थी। मैंने अब तक में नहीं करके भी तो कम से कम आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की 10-12 मूवीज को मैंने बॉक्स ऑफिस पे PIL करके, केसेस करके मैंने ठप करवाया है। आमिर खान ने तो लाल सिंह चड्ढा पे बोल भी दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे तू कौन है बोलने वाला, जाहिल झपट, 11-12 फेल, तू मुझे समझाएगा कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है? तो इनका हिजाब खोलना और इनको इनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। मेरी नजरों में 10 फेल, 11 फेल, 12 फेल, 4 लाइन अंग्रेजी मैं जूता के नीचे रखती हूँ। नाजिया जी, हमने इस्लाम में देखा है कि पुरुषों का खतना किया जाता है। जी। महिलाओं के साथ भी क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ, वो बोरी समाज में, बोरा जो समाज, महिलाओं का खतना किया जाता है। हाँ। वो इसलिए होता है ताकि जो महिलाओं में जो डिजायर्स आते हैं वो डिजायर्स ना आए। मतलब इंटीमेट रिलेशन सिर्फ बच्चा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हो और किसी तरीके का कोई लस्ट या डिजायर्स ना हो। हमने दुनिया भर में अलग अलग मौलवी, मौलाना, बहुत सारे लोगों के मुंह से हलाला को लेकर सुना है। आप हलाला बता पाएं क्या होता है? हलाला क्या होता है? हलाला एक बहुत ही गंदा रिचुअल है कि जैसे आप मुस्लिम हैं, जैसे सपोज आप 2 सेकंड के लिए मान लो आप मुस्लिम हैं, आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, उसने रोटी अच्छी नहीं बनाई, खाना अच्छा नहीं बनाया, या बहुत सारी बेटियां पैदा कर रही है, या सोकर देर से उठी, आपने गुस्से में उसको तलाक दे दिया। और उसके बाद फिर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो अच्छी थी, मुझे उसी के साथ रहना है, या 1 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ, तो अब डायरेक्ट आप, वो तो हराम हो गई ना, आपने तलाक दे दिया तो अब वो आपके लिए हराम हो गई, तो अब उसको हलाल करना पड़ेगा आपको। जैसे हलाल सर्टिफिकेशन चलता है, हलाल मटन, हलाल बीफ, हलाल झाड़ू, हलाल हार्पिक, हलाल कमोड धोने वाला पाउडर, तो उसी तरीके से बीवी भी हलाल और हराम होती है, महिला भी इस्लाम में। तो उसको फिर हलाल करने के लिए हलाला करवाया जाता। वो आप अपने बड़े भाई से उसका निकाह करवा देंगे, अपने अब्बा से निकाह करवा देंगे, अपने मामा से, अपने चाचा से, किसी मौलवी से, किसी मुल्ला से, किसी कारी से, किसी मुफ्ती से, और फिर उसके साथ वो रहेगी, उसके साथ सेक्स करेगी, उसके बाद वो तलाक देगा, तब फिर आप निकाह करेंगे। अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे समझना चाहूँगा। योगी जी से आप सबसे ज़्यादा एडमायर किस चीज़ को लेकर होती हैं? उनके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जो तरीका है उनका, वो, और जिस हिसाब से, अभी मैं 2 दिन के दौरे पर थी उत्तर प्रदेश में, और जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर और इंडियन जुडिशरी को फॉलो किया जा रहा है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर नाजिया इलाही खान को इस्लाम में किसी एक परिवर्तन की इजाज़त मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगी? मैं इस देश के सभी मदरसे ख़त्म कर दूंगी। यही बात नुपुर शर्मा बोलती हैं तो उन्हें फिर अलग अलग तरीके की धमकियां हालांकि आपको भी मिलती हैं, लेकिन एक अलग तरीके का व्यवहार, उसके बाद कन्हैया जैसा कांड हो जाता है। तो क्या आप इस्लाम में रहकर ये सब बोल पा रही हैं इस वजह से नुपुर शर्मा जैसा कुछ, क्योंकि उनके साथ जो जिस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आई थी वो पूरे देश ने देखी थी। नुपुर शर्मा और नाजिया इलाही खान में कोई फ़र्क है? मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा इज़ ब्लेस्ड कि वो बच गई, वो घर में रह करके वो बची हुई हैं। नाजिया रुकती भी नहीं है, छुपती भी नहीं है। नुपुर के कहने पर नुपुर ने अपनी जो बात को रखा था, बिल्कुल सही थी वो बात। वो उस बात में मैं नहीं जा रही हूँ कि उसने गलत बोला, बिल्कुल सही बोला था। बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी किया था और 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटीमेट रिलेशन किया था। इवन जो 3 साल बचा हुआ था उसमें बीबी आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया था ताकि सेक्स करने में मजा आए। जी, ये भी हुआ था। तो बात बल्कि उन्होंने पर्दे में कहा है, मैं तो बिल्कुल खुला बोल रही हूँ। लेकिन उनके स्टेटमेंट से कन्हैया का गला कटा।
लेकिन नाजिया की मॉब लिंचिंग हुई। नाजिया के शरीर पर ब्लेड के 8 निशान मेरे पास है, एसिड अटैक के निशान मेरे पास है, गाड़ियां मेरी टूटती हैं, गोलियां मेरे ऊपर चलती हैं, 71 FIR मेरे ऊपर होता है, 2 बार अरेस्ट करके लॉकअप में मुझे रखा जाता है। तो नुपुर तो पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर पर है, मैं तो पूरा पूरा मतलब धज्जियां उड़ चुकी हैं मेरी। तो मैं तो डायरेक्ट फेस कर रही हूँ। 2 लाख आदमी कोर्ट के अलीपुर कोर्ट के परिसर में आ जाता है और उसके बाद फिर कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई मेरा पैर खींच रहा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है, और ये सारे कट्स जो है वो मेरे शरीर पर आते हैं, आधे आधे ब्लेड से लोग काटते हैं मुझे, और फिर मैं खुद को रिकवर करती हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बैंडेज वगैरह लगा हुआ है और मैं डिबेट पे बैठी हुई हूँ, ये भी मैंने किया है। मैं व्हील चेयर पर चल रही हूँ लेकिन मैं सभाएं अटेंड कर रही हूँ, ये भी मैंने किया है। तो वो सेफ है, उनका किसी ने हाथ पैर और बाल नहीं खींचा है, मेरा तो खींचा गया है। कोई एक शिक्षा जो मुस्लिम महिलाओं को अपने बच्चों को देनी चाहिए, जो इन 15 साल में आपने अपने बच्चे को भी दी? मैंने अपने बच्चे को इंसान बनाया है। मैंने मेरे बेटे को एक खूबसूरत संवैधानिक भारतीय पुरुष बनाने की कोशिश की है, और मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं इतना बड़ा कलेजा और इतना बड़ा काम कर सकती हैं, क्योंकि वो इतनी सफोकेट हैं और अपने अस्तित्व को खो करके हिजाब के अंदर छुपी हुई हैं, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगी। आप सोचो, मेरा बेटा रमज़ान के महीने में गोवा जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मतलब मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, और मेरे पास फ़ोन आता है, देखो बेटा तुम्हारा गोवा जा रहा है रमज़ान के महीने में। तो मैं कहती हूँ कि जीने दो उसको, इस्लाम के बंधन में बांध करके उसकी ज़िंदगी को सफोकेट मत करो। नमाज पढ़ता है? नहीं नहीं। नाज़िया इलाही खान का कोई एक ऐसा सच जो आज तक सबसे छिपा हो? Hmm, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है। टीवी डिबेट वगैरह में आप जाती रहती हैं, बीजेपी से क्या कनेक्शन है आपका? कैसे बीजेपी नेत्री हूँ मैं। कैसे कैसे आप बीजेपी में आने का आपने फैसला लिया? बीजेपी में आने का क्योंकि विचारधारा बिल्कुल सेम थी ना, एकदम सेम थी। हालांकि मैं पहले तो मैं टीएमसी में थी, और टीएमसी ने मुझे अच्छा पद पोजीशन दिया था, और टीएमसी में कमाई का जरिया भी बहुत था लेकिन विचारधारा नहीं मैच कर रही थी। अगर मैं 10 साल टीएमसी में रह लेती तो मेरे पास अभी रेंज रोवर होता, BMW होता, मैं भीख नहीं मांग रही होती और खटारा 5 साल 6 साल पुरानी होंडा सिटी को नहीं चला रही होती। मैं अगर टीएमसी में रह जाती तो पता नहीं अथाह पैसा होता, मैं काउंट नहीं कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी विचारधारा नहीं मैच कर रही थी। मुझे ममता दीदी की पार्टी में मतलब बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने मंच शेयर किया है, और कभी भी मुझे उन्होंने छोटा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, हमेशा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन सर पर दुपट्टा रखो, तुम मुस्लिम हो, वो मुसलमान वाला इनकैश करने वाला जो नेचर था वो था। वोट भी तो चाहिए था। हाँ, और दूसरा था कि भाई आपको मुसलमान के हिसाब से ही बात करनी है। अब चाहे वो गंदा बोल रहा है, चाहे वो भीड़ में हाथ मार रहा है, चाहे वो बदतमीजी कर रहा है, तो भी आप बोल नहीं सकते हो कि यही तूने हाथ क्यों मारा भीड़ में। तो ये सब चीज़ें। और दूसरा कि तृणमूल कांग्रेस सनातन के बिल्कुल विरोध है, बिल्कुल विरोध है, और मेरी विचारधारा तो प्योर सनातनी और प्योर संवैधानिक है, तो इसलिए विचारधारा नहीं मैच कर रही। दिल्ली से अगर फ़ोन आए कि आपको पूरे देश की किसी एक सीट से चुनाव लड़ना है, तो कौन सी सीट चुनेंगी आप? आजमगढ़। आजमगढ़ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? जी। ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ भी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? नो, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, प्लीज प्लीज। मेरी नज़र में असदुद्दीन अवैसी रजाकारी था, रजाकारी है, रजाकारी रहेगा। हाँ, मैं आजमगढ़ के सीट से बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी मैं 1 साल के लिए मैं यूनाइटेड नेशन जाना चाहती हूँ। मैं मुस्लिम कंट्रीज़ को के सामने भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। सरकार भेजेगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई हैव डिग्री ना। आखिरी रिएक्शन, मोदी जी की माँ को गाली दी गई। अपना अपना परिचय दिया उस व्यक्ति ने, और राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आ रहा है जिसके नाना खुद कहते थे कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जिसकी माँ खुद वाइन के ग्लास खड़काया करती थी,
होता क्या है ना कि शब्दों का प्रयोग और एक जो दायरा होता है बात करने का, वो गांधी परिवार को कभी नहीं पता था, कभी भी नहीं पता था। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे या आपके प्रधानमंत्री नहीं है। अभी इस समय, इस वक्त, इस पॉडकास्ट के वक्त में जो बच्चा पैदा हुआ है इस देश में, उसके भी प्रधानमंत्री हैं। सही बात। और प्रधानमंत्री की गरिमा को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनके चेयर को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने चेयर पर हो या ना हो, लेकिन फर्स्ट उनका जो चीफ सेक्रेटरी उनके एब्सेंस में भी जब उनके रूम में एंटर करता है तो वो नजरें झुकी ही होती है, क्योंकि उस चेयर को भी रुतबा और इज्जत दी जाती है। सही बात। लेकिन राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे हैं, क्योंकि उनकी अम्मा की आंखों में जो लोभ और लालच है ना बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बिल्कुल बावला बना करके रख दिया है। क्यों सोनिया एंटोनियो को आज भी लगता है कि ये देश तो मेरी मुंह दिखाई है, ये देश तो, भारत देश तो मेरी मुंह दिखाई में मिला है। सोनिया एंटोनियो ये समझ ही नहीं पा रही है कि डिक्टेटरशिप चला करके और साधुओं का स्लॉटर करा करके, इमरजेंसी लगा करके और सरदार पटेल के हक को छीन करके आपके ससुराल वालों ने इस देश को अपने बाप की जागीर समझने की भूल की थी। देश की जनता जाग गई, औकात याद आ गया। हिंदुस्तान उससे बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल, देश की जनता जाग गई और गांधी परिवार को औकात याद दिला दी। थैंक यू सो मच नाज़िया इलाही खान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सब बातें रखी हैं। तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और द आदर्श तिवारी शो पर एक नए गेस्ट के साथ फिर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।